हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी इकोनॉमिक्स में क्या 16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तुमको बताता था। चलो आप पाव पाव करके स्टार्ट करते हैं। पाव पाव मतलब सब अब अच्छा है। ओके, तो जैसे अकाउंट और कॉस्ट में हेल्प कर दिया था, अब 16 क्वेश्चन हेड पॉइंट भी लिख दो, एक्सप्लेनेशन में भी दे दूंगा, भेजे में भी डाल दूंगा, ताकि तुम लोग कोई भी बच्चा इको में फेल नहीं होगा और ओन वर्ड्स में तुम लोग एक्सप्लेनेशन लिख के आ सकते हो। ओके, तो टाइम पास किए बिना और स्टार्ट करते हो। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, ये तुम्हारा टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म पूछेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर, तो पहले इसको इंग्लिश में बताओ। बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन होम कंट्री एंड फॉरेन कंट्री। अभी हिंदी में बोलूँ, पैसा का आवन जावन, बाहर गाँव से पैसा आ रहा है, बाहर गाँव से पैसा जा रहा है, तो इसमें दो रहता है, रिसिप्ट और पेमेंट। रिसिप्ट मतलब आवन, पेमेंट मतलब जावन। इसमें आपको क्या करना है, पूरा फॉर्मेट बना देने का है। नेक्स्ट पेज पे तुमको हेड पॉइंट बना के एक्सप्लेन करना है। तो पहले ट्रेड अकाउंट लिखेंगे, फिर करंट अकाउंट लिखेंगे, फिर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, फिर बैलेंस लिखेंगे। तो ट्रेड अकाउंट में क्या लिखने का, गुड्स लिखने का। क्या लिखने का, गुड्स। तो अपने पास पैसा कब आएगा, जब वो माल बेचेंगे। तो गुड्स में कुछ भी डाल देंगे ना, एग्रीकल्चर बेचा, टेक्नोलॉजी बेचा, कपड़ा बेचा, है ना। तो गुड्स हमने क्या किया, बेचा तो पैसा आया। तो इंपोर्ट में उल्टा करेंगे, हमने गुड्स खरीदा, अपने गुड्स खरीदा तो अपन ने क्या किया, इंडियन करेंसी बाहर चले गया। ओके, तो हो गया तुम्हारा ट्रेड अकाउंट। फिर आएगा तुम्हारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में गुड्स नहीं आएगा, गुड्स के अलावा आएगा, जैसे कि सर्विस आएगा। क्या आएगा, हमने क्या किया, सर्विस एक्सपोर्ट किया है। सर्विस बोले तो कॉल सेंटर दिया, बैंकिंग दिया, इंश्योरेंस दिया, फॉरेन कंट्री को सर्विस दिया, तो उनके लिए काम करते, तो वहाँ से पैसा आएगा ना यार। ओके, तो वैसे ही अपने पास क्या है, डिविडेंड आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। मतलब हम लोग ने क्या किया, फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट किया, तो अपने पास डिविडेंड आएगा, इंटरेस्ट आएगा, ब्याज आएगा। और यूनिलेटरल रिसिप्ट का मतलब गिफ्ट होता है। क्या होता है भाई, गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब होता है कि डोनेशन। फॉर हमारे इधर बाढ़ आ गया, तो फिर फॉरेन कंट्री ने हमको हेल्प किया। क्या किया, हेल्प। तो ये जो पैसे की शक्ल आ रही है, इसको बोलते हैं करंट अकाउंट। क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट। तो जैसे रिसिप्ट है ना, वैसे पेमेंट है, तो इधर उल्टा लिख देंगे। अभी हमने सर्विस को इंपोर्ट किया है, तो अपने को पेमेंट करना पड़ेगा। हमने क्या किया, उन लोगों ने हमारे पास हमारे कंट्री में इन्वेस्ट किया, तो अपने को डिविडेंड देना पड़ेगा। उनको हमको कर्जा दे, तो अपने को उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यूनिलेटरल पेमेंट, इंडिया क्या कर रहा है, दूसरे देश को लोन दे रहा है, उधार दे रहा है, रख ले भाई, डोनेशन लग रहे हैं। जैसे कोई श्रीलंका में बाढ़ आया, इंडिया ने उनको 100 करोड़ दे दिया, तो यूनिलेटरल पेमेंट हमने दान किया, तो वो आएगा करंट अकाउंट बैलेंस में। फिर आएगा तुम्हारा कैपिटल अकाउंट बैलेंस। तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस में बड़ा बड़ा पैसा आएगा। तो बड़ा बड़ा पैसे को बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर का पैसा इंडिया में आएगा, जैसे कि बर्गर आएगा, पिज्जा आएगा, है ना। तो बाहर का पैसा इंडिया में आ रहा है ना, इंडिया में कंपनी सेटअप हो रही है, इस तरह का पैसा का आह्वान हो गया। शॉर्ट टर्म बोरिंग, इंडिया क्या करता है, कोई भी कंट्री से लोन लेगा 1 लाख, 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग। और लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब जो इंडिया लोन ले रहा है एक साल के लिए नहीं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो ये जो पैसा आ रहा है ना बड़ा बड़ा लोन के फॉर्म में, उसको बोलेंगे कैपिटल अकाउंट बैलेंस। ओके, तो जैसे आ रहा है वैसे जावन है। तो इन्वेस्टमेंट अब्रोड, हमने क्या किया, बाहर कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया, दुबई में इन्वेस्टमेंट किया है, हमने दूसरी कंट्री को लोन दिया है, हमने दूसरी कंट्री को लॉन्ग टर्म लोन दिया है। तो इस तरह हो गया ट्रेड अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये 3 पॉइंट हो गया। फिर आप लोग लिखेंगे बैलेंस। क्या लिखेंगे, बैलेंस। और ये पॉइंट क्यों पढ़ना है मालूम है, एक आंसर है जहाँ पॉइंट सेम ही लिखने का, ये वाला आंसर में पॉइंट सेम ही लिखने का है, और इसके लिए फर्स्ट आंसर यही पढ़ा रहा हूँ। अब ध्यान से सुनो, जब बैलेंस का मतलब होता है रिसिप्ट और पेमेंट इक्वल हो जाएगा, मतलब 100 करोड़ आया, 100 करोड़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो कभी कभी बैलेंस नहीं होता है। तो सरप्लस बजट का मतलब होता है जब एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा रहेगा तो गवर्नमेंट के पास सरप्लस बजट रहता है, बहुत अच्छी बात होता है। डेफिसिट बजट उल्टा रहता है, जब एक्सपोर्ट कम रहेगा, इंपोर्ट ज़्यादा रहेगा। जब हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो पैसा बाहर जाएगा, और इंपोर्ट ज़्यादा करने से देश का नुकसान होता है, अनफेवरेबल कंडीशन होता है, वर्स होता है कंडीशन। ओके, डेफिसिट बजट, और इंडिया का ज़्यादा करके बजट डेफिसिट ही रहता है। बैलेंस बजट, बैलेंस मतलब वेयर इंपोर्ट एंड रिसिप्ट, वेयर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर इक्वल, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर, ये तुम्हारा हो गया स्ट्रक्चर। मतलब ये एक पेज का फॉर्मूला बना है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, खत्म। 2 पेज में टीचर क्या है, कुर्सी में उड़ी मार के तुमको पूरा मार्क्स दे देगी, राइट। ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा घुमा के आएगा, कॉसेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी, मतलब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना डिस्टर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, डिस्टर्ब मतलब होता है या तो इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है या तो एक्सपोर्ट कम हो रहा है, ये तो एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है और ये क्या हो रहा है, कम, तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब होना, डिसइक्विलिब्रियम। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या आएगा, लोग, जब इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो चीज़ ज़्यादा डिमांड होगी, ज़्यादा डिमांड होगी तो फिर लोग ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो पेमेंट ज़्यादा होगा ना यार, तो हो गया ना बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम, राइट, पॉपुलेशन बढ़ने से। नेचुरल फैक्टर, नेचुरल फैक्टर का मतलब जैसे कि देश में अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो अपने इधर क्या आएगा, कोई भी चीज़ का शॉर्टेज हो जाएगा, कोई भी चीज़ का शॉर्टेज हो जाएगा का मतलब क्या होता है मालूम है क्या, अपने इधर एक्सपोर्ट कम होगा ना, फिर अपन एक्सपोर्ट कम कर पाएंगे, तब एक्सपोर्ट कम करेंगे तो पैसा भी कम आएगा। तो एक्सपोर्ट कम होना मतलब डिसइक्विलिब्रियम होना, बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, बीओपी। फिर बोला इंक्रीजिंग कंजप्शन, मतलब क्या है, अभी जैसे कि पब्लिक 10,000 कमा रही है, अब जैसे पब्लिक का इनकम 10,000 से 20,000 हो जाएगा तो ज़्यादा इनकम हो जाएगा, तो ज़्यादा इनकम होगा तो ज़्यादा चीज़ कंज्यूम करेगा। जहाँ वड़ा पाव
पाव खा रहा है वो डोमिनोज पिज़्ज़ा खाएगा। तो कंजम्पशन से क्या होता है, डिमांड बढ़ता है, डिमांड से इंपोर्ट बढ़ता है। फिर बाद में बताने पुअर इकोनॉमिक सिचुएशन, मतलब इंडिया का इकोनॉमी, अगर कोई भी कंट्री का इकोनॉमी पुअर है, नकली है, मतलब बराबर डेवलपमेंट नहीं है, विकास स्लो है, विकास कमजोर है, तो इसके कारण फिर एक्सपोर्ट भी कम होएगा भाई। तो एक्सपोर्ट कम होएगा तो होगा ना डिसइक्विलिब्रियम। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, मतलब कॉपी करना, हम लोग क्या करें, फॉरेन कंट्री को कॉपी करें। किसको कॉपी करें? उन लोग का रहना, उनका पहनावा, उनका स्टैंडर्ड लिविंग कॉपी करेंगे, तो फिर उनकी चीज़ कॉपी करेंगे तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो इंपोर्ट करने से क्या हो रहा है मालूम है क्या? डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। डेवलपमेंट प्रोग्राम, हम लोग अपने देश में मोनोरेल बना रहे हैं, मेट्रो बना रहे हैं, हाई फाई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, तो इसलिए भी टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने से बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। डेप बर्सन, डेप मतलब कर्जा, हमने जो लोन लेके रखा है, क्या लेके रखा है? तो लोन भी देना है, उसका इंटरेस्ट भी देना है। तो जब इंटरेस्ट देंगे तो पेमेंट जा रहा है, पेमेंट बोले तो इंपोर्ट हो रहा है, मतलब डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है। डेफिसिट बचे, मतलब एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा आ रहा है। तो दिस आर दी कंडीशन वेयर, दिस आर दी कॉजेज वेयर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम। अगर ये आंसर आया तो ये फॉर्मेट बना के ये समझा देने का, तो भी तुम्हारा मार्क्स मिल जाएगा। अभी एक शॉर्ट नोट में आएगा टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब होना। एक होता है शॉर्ट रन, क्या होता है? 2-3 महीने के लिए रहता है। कितने महीने के लिए रहता है? 2-3 महीने। लॉन्ग रन मतलब बड़ा होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे लॉकडाउन में कोरोना वायरस हुआ था ना, 2008 में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था ना, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म डिसइक्विलिब्रियम। मतलब क्या हो जाता है मालूम है क्या? पेमेंट होते रहता है, रिसीव कम होता है। जैसे पाकिस्तान का कंडीशन इसे चल रहा है ना भाई। टेक्नोलॉजी का डिसइक्विलिब्रियम मतलब होता है कि हम लोग टेक्नोलॉजी ज़्यादा इंपोर्ट करें, टेक्नोलॉजी तो ज़्यादा इंपोर्ट करने से टेक्नोलॉजी के कारण हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। साइक्लिकल मतलब जो चक्का होता है ना दुनिया का, चक्कर चलता रहता है, कभी अच्छा चलता है, कभी बुरा चलता है, कभी प्रॉस्पेरिटी रहता है, कभी मंदी आता है, कभी डिप्रेशन आता है, कभी रिसेशन, फिर रिकवरी आता है। इसको साइक्लिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 5-6 साल में होता है। स्ट्रक्चरल चेंज मतलब धीरे धीरे इंपोर्ट बढ़ते रहता है। तो ये शॉर्ट रन में आएगा। किस में आएगा? ये शॉर्ट नोट में आएगा। तो 4 ही पॉइंट पढ़ना, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद बच्चा तुम्हारा सबसे मेन आंसर है सबका मालिक एक। मतलब ये आंसर तुम लोग 10 जगह लिख सकते हो। अब 10 जगह मतलब होता है 5 जगह। देखो, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आन दो, ट्रेडिंग ब्लॉक आन दो, यूरोपियन यूनियन आन दो, एशियन आन दो, कोई भी आंसर है, WTO में ये पॉइंट डालना है। इसका मतलब होता है कि बहुत सारी कंट्री एक साथ संगठन बनाती है, ग्रुप बनाती है। जब सब कंट्रीज अलग अलग है और जब सब कंट्रीज एक साथ आती है तो बहुत फायदा होता है। एक तो आपस में लोगों का टैरिफ बैरियर कम होता है, जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो कम होएगा ना भाई। तो आपस में आएगी, ट्रेड करेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आपस में, हाँ, 20 कंट्री जो हाँ, बनी है, तो फिर मेंबर कंट्रीज क्या हो जाएगा, उनके बीच में, मेंबर्स के बीच में एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स क्रिएट होगा। फिर टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगा ना भाई। अभी अपना घर आजू बाजू में, मेरा घर का मिक्सर खराब हो गया, मैं तुम्हारे पास लेकर आऊंगा ना भाई, मिक्सर पिस के दे, तो तुम्हारे घर पे टेक्नोलॉजी आप शेयर करेंगे ना यार। तो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेगा ना, डेवलपमेंट होगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, रोड, रेलवे, कम्युनिकेशन डेवलप होगा। इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन, जब इतनी सारी कंट्री आएगी तो इतनी सारी कंट्री का प्रोडक्ट आएगा तो कंपटीशन होगा, कस्टमर को फायदा होगा। उसके बाद ऑप्शन मिलेगा वड़ा पाव खाने का, भजा पाव खाने का, पिज़्ज़ा खाने का, बर्गर खाने का ना, तो कंपटीशन मिलेगा, अच्छी चीज़ भी मिलती है। फिर मार्केट साइज बढ़ता है। और फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स, मतलब एक देश से दूसरे देश से कैश भी आएगा, कैपिटल आएगा, गुड्स भी आएगा और मूवमेंट ऑफ होते रहेगा। तो ये फायदा होता है। तो फिर ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट, अगर आपस में बहस भी हो गई, तू मेमो भी हो गया, सास बहू का जैसे झगड़ा भी हो गया, तो मेंबर सेक्शन एक जगह बैठ के चाय कॉफी पीएंगे, अपना ट्रेड को डिस्प्यूट का सेटल करेंगे। क्या करेंगे? सेटलमेंट। ये आने का फायदा होता है एक साथ। फिर सोशल कल्चरल रिलेशन, फिर एक जैसे दिवाली है, ईद है, चाइना का त्यौहार है, क्रिश्चियन का त्यौहार है, तो एक सब क्या से एक साथ आने से ना त्यौहार को बधाई देते, तो इनका कल्चरल रिलेशन और स्ट्रांग होता है, राइट। और फिर ये सब होएगा तो देश का ग्रोथ होएगा ना यार, इसलिए मेंबर नेशन साथ में आते हैं। अभी मान लो यूरोपियन यूनियन आ गया, क्या गया? तो यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्री, कितनी है? 28। ब्रिटेन ने एग्जिट मारा, उसको ब्रेक्सिट बोलते हैं। तो 28 कंट्री बोलते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया है ना, पोर्चुगल, स्पेन, ये सब कंट्री का नाम डाल देंगे, फुटबॉल टीम का नाम। ये कभी स्टैब्लिश होता है? 1957। कभी स्टैब्लिश होता है? बस इतना पढ़ना है, बाकी सेम पॉइंट डालना है। ये एशियन कभी स्टैब्लिश होता है? उसके 10 साल के बाद, 1967 में। एशियन बोले तो जो जिंदा जानवर खाता है, फिलीपाइंस, म्यांमार, बर्मा है ना, 7-8 नाम डाल देने का। और ये भी एक साथ क्यों है? इसके लिए तो आया ना भाई। अगर मान लो एग्जाम में ट्रेडिंग ब्लॉक आ गया, क्या गया? तो भी ये पॉइंट डालने का। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है तो भी ये डालने का। WTO पे है तो भी ये डाल देना भाई एक तरफ से। हाँ, अब आ जाओ। अब एक WTO है, तो WTO क्या है? 1995 में बना था। कभी बना था दोस्त? 1995 में बना था। 1995 में 1 जनवरी को बना था। WTO का मेन लीडर कौन है? अमेरिका है। यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड, मतलब ट्रेड के रिलेटेड जो भी मैटर है, जो भी प्रॉब्लम वो सॉल्व करेगा, उसको बोलते हैं WTO। क्या बोलेंगे उसको? तो WTO 1995 में बना था। उसके 3 एग्रीमेंट पढ़ने। कितने एग्रीमेंट पढ़ने? एक है ट्रिप, एक है ट्रिम, एक है गैट्स। ट्रिप का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या बोला मैंने? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसमें कॉपीराइट आ गया। क्या गया? कॉपीराइट का मतलब होता है जैसे कि एडिडास का सिंबल है ना, कॉपीराइट मतलब म्यूजिक आ गया। क्या गया? म्यूजिक, पिक्चर, आर्ट्स, कोई किसी को कॉपी कर सकता नहीं है। और कॉपीराइट कितने के लिए साल का होता है? 50 साल के लिए। पैटर्न बोले तो डिजाइन, पैटर्न बोले तो डिजाइन, हर एक चीज़ का डिजाइन होता है ना। जैसे कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है तो अलग अलग डिजाइन होता है, तो कोई किसी का डिजाइन कॉपी कर सकता नहीं है, वो 20 साल का रहता है। ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क बोले तो सिंबल होता है, एडिडास, मर्सिडीज, लोगो,
तो ये इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या बोलते हैं इसको? ये ट्रिप्स का एग्रीमेंट, किसका है? ट्रिप्स। वैसे ट्रिम है, ट्रिम मतलब इन्वेस्टमेंट, ट्रिम बोले तो इन्वेस्टमेंट, मतलब इंडिया है एक डेवलपिंग कंट्री है, तो बाहर की कंट्री इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% आ सकते हैं इंडिया में। तो इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ताकि जिसको बिजनेस करना है इंडिया में फॉरेन कंपनी आके बिजनेस कर सकता है, धंधा कर सकता है। इसके लिए तो पिज़्ज़ा बर्गर है ना, अब फॉरेन कंट्री के जितने भी ब्रांच है आउटलेट है इंडिया में है ना, तो इससे क्या होगा? देश का एम्प्लॉयमेंट होगा, लोकल पीपल को फायदा होगा। तो ये ट्रिम है, क्या है? इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर का पैसा किधर आ रहा है? इंडिया। अभी एक है गैट्स। गैट्स बोले तो ट्रेड सर्विस पे कॉन्ट्रैक्ट है, किस पे कॉन्ट्रैक्ट है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस। सर्विस बोले तो IT हो गया, BPO हो गया, बैंकिंग हो गया, कॉल सेंटर हो गया, इंश्योरेंस हो गया, तो इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बना। तो तीनों में से एग्जाम में 2 आएगा, तो अच्छे से तुमको मीनिंग बनाना है, कोई भी 2 पढ़ना है, कोई भी 2 पढ़ना है। ओके, अभी एक आंसर है टाइप्स ऑफ ट्रेड बैरियर। क्या है टाइप्स ऑफ ट्रेड बैरियर? हाँ बच्चा देखो, टैरिफ का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, रोक टोक। टैरिफ का मतलब क्या होता है? रोक टोक। मतलब इंडिया में कोई भी बाहर की चीज अंदर आएगी, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, कस्टम ड्यूटी लगेगी। क्या लगेगी? तो उसको कस्टम को बोलते हैं टैरिफ। क्या बोलते हैं उसको? टैरिफ। तो टैरिफ में सबसे पहले अच्छा स्पेशल टैरिफ। क्या होता है? स्पेसिफिक टैरिफ। क्या होता है? स्पेसिफिक टैरिफ का मतलब जितना किलो का वजन रहेगा उतना उसका कस्टम लगेगा, उतना ड्यूटी लगेगा, कस्टम लगेगा, ड्यूटी लगेगा, लेवी लगेगा, टैक्स लगेगा। टैरिफ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक बोले तो जितना वजन उसके हिसाब से, वेट के हिसाब से। किसके हिसाब से? और एड वॉलरम का मतलब होता है वेट के हिसाब से नहीं, प्राइस के हिसाब से। किसके हिसाब से? 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितने का माल है उस पर, ये वजन के हिसाब से, ये प्राइस के हिसाब से। टैरिफ मतलब टैक्स लगाना। तो बहुत सारे पॉइंट आप लोग क्या करना, 7-8 पॉइंट पढ़ना। मिक्स टैरिफ का मतलब होता है जिसमें देश क्या करेगा? स्पेसिफिक और एडवर्ब, जो ज़्यादा पैसा लगेगा वो अलग गवर्नमेंट लेगा, स्पेसिफिक पे टैक्स लगाएगा, और एडवर्ब भी चेक करेगा, जिसमें ज़्यादा गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा वो वाला लेगा, उसको बोलेंगे मिक्स। और टैरिफ रेट कोटा मतलब होता है कि लो टैरिफ रेट ऑन इनिशियल क्वांटिटी। स्टार्टिंग में जब माल आएगा इंडिया में तो उस पर कम टैरिफ लगाएंगे, जब बार बार आएगा तो ज़्यादा टैक्स लगाएंगे ना। फिर बाद में दिया रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब कमाने के लिए, कमाना। तो गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा टैक्स कमाने के लिए ज़्यादा टैरिफ लगाता है, ज़्यादा टैरिफ लगाता है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। प्रोटेक्टिव मतलब वड़ा पाव को बचाना। किसको बचाना? वड़ा पाव को पिज़्ज़ा से बचाना, डोमिनोज से बचाना, बर्गर से बचाना। क्योंकि वड़ा पाव को बचाने के लिए फिर इस पर टैक्स लगता है ना, वड़ा बर्गर पिज़्ज़ा पे क्या लगता है? टैक्स। अगर इस पर टैक्स नहीं लगेगा तो ये भी तुमको 30 रुपये का मिलेगा, फिर पब्लिक वड़ा पाव खाएगी क्या? नहीं। तो प्रोटेक्टिव टैरिफ मतलब डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फॉरेन कंट्री से बचाने के लिए फॉरेन कंट्री के प्रोडक्ट पे टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव टैरिफ। क्या बोलते हैं? नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मतलब प्रोटेक्टिव मतलब बचाना, मतलब जो फॉरेन का आ रहा है ना उस पर टैक्स लगेगा। टैक्स लगाने से क्या आएगा? तो फिर जो घर की चीज़ सस्ती मिलेगी ना। अगर बाहर की चीज़ पे टैक्स नहीं लगाएगा तो घर की चीज़ और बाहर की चीज़ एक ही जैसे रहेगी, तो फिर लोग क्या करेंगे? बाहर की चीज़ खरीदेंगे। प्रोटेक्ट मतलब बचाना। हाँ राइट। नॉट डिस्क्रिमिनेटिव मतलब अलग अलग, भेदभाव। नॉन डिस्क्रिमिनेटिव मतलब भेदभाव नहीं होना, एक मतलब सब कोई भी कंट्री हो सबको एक ही रेट रहेगा, सब पे टैरिफ क्या रहेगा? एक। कोई भी देश का माल तो सबका टैरिफ क्या रहेगा? एक। और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मतलब होता है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव करना। एक कंट्री को 10 रुपये चार्ज करेंगे, एक कंट्री को 100 रुपये लगाएंगे, एक कंट्री को 1000 रुपये लगाएंगे, तो सब पे टैक्स क्या लगाना? अलग अलग, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन को डबल कॉलम बोलते हैं, इसको सिंगल कॉलम बोलते हैं। मैक्सिमम बोलो तो ज़्यादा टैरिफ मारना, मिनिमम बोलो कम से कम मारना। आप लोग 7-8 पॉइंट डालो तुम्हारा काम हो जाएगा। और एक होता है नॉन टैरिफ। क्या होता है? नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब होता है टैक्स नहीं लगाना, रोक लगाना, प्रतिबंध लगाना, रोक लगाना, टैक्स नहीं लगाना, रोक देना। जैसे कि इंपोर्ट कटा, मतलब एक देश मतलब इंडिया सिर्फ 1000 कार जापान से ले सकते हैं। कितना? 1000 कार हो गया ये साल में, तो अभी रोक देंगे। अभी बाकी का कार कोटा लिमिट रिस्ट्रिक्शन लगाना, वो बाकी का कर अगले साल आएगा। तो एक होता है टैरिफ कोटा। क्या होता है? टैरिफ मतलब रोक, रिस्ट्रिक्शन लगा देना। टैरिफ बोले तो क्या डाल देना? रिस्ट्रिक्शन। इधर बोला है कि यूनिलेटरल और एक बायलेटरल। यूनि मतलब एक, बाय मतलब 2। व्हेन कंट्री इंपोज कोटा ऑन द इंपोर्ट ऑफ कमोडिटी विदाउट प्रायर नेगोशिएशन, बिना बोले क्या लगा देना? कोटा लगा देना, बिना बोले क्या लगा देना? एक साइड से। और बायलेटरल मतलब होता है कोटा था फिक्स थ्रू नेगोशिएशन, दोनों कंट्री क्या करेगी? आपस में बातें करेगी, नेगोशिएट करेगी, फिर कोटा लगाएगी, रिस्ट्रिक्शन लगाएगी बैठ के, ये विदाउट बैठ के। और बाद में ये पढ़ो इंपोर्ट लाइसेंसिंग, मतलब जिसका इंपोर्ट लाइसेंस है वही बंदा इंपोर्ट कर सकता है, जिसका इंपोर्ट लाइसेंस नहीं वो इंपोर्ट कर सकता नहीं है। डोमेस्टिक मतलब घर की चीज़ को सस्ता करना, घर की चीज़ को सस्ता करना। तो ये सब तुम लोग 5-6 पॉइंट पढ़ना। और एक ये पढ़ना लोकल कंटेंट, मतलब जो भी गवर्नमेंट क्या बोलता है, तुम लोग जो भी माल एक्सपोर्ट करेंगे ना तो बाहर का मटेरियल मत इस्तेमाल करो, घर का स्पेयर पार्ट इस्तेमाल करो। लोकल, तुम लोग लोकल चीज़ इस्तेमाल करेंगे तुमको टैक्स माफ होएगा, तो इससे बाहर की चीज़ रुक जाती है। बाहर की चीज़ क्या हो जाती है? रुक जाती है। इस तरह टैरिफ और नॉन टैरिफ पढ़ने का था। क्या पढ़ने का था? टैरिफ और हाँ। फिर अभी सबसे मेन आंसर इधर आ गया भाई, पढ़ो क्या दिया? फॉरेन एक्सचेंज। क्या दिया है? डिमांड। देखो कैसे ना डिमांड, देखो पहले डायग्राम में बता देता हूँ। देखो फॉरेन करेंसी क्या बड़ा है? डॉलर हो गया, ये रुपी से। तो फॉरेन करेंसी का डिमांड को बोलते हैं ये साइड, ये डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये डिमांड क्या होता है? डाउनलोड होता है। डिमांड मतलब हम जब इंपोर्ट करेंगे क्या करेंगे? जब हम बाहर से चीज़ खरीदेंगे तो पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो अपन को बाहर की करेंसी लगेगी। सप्लाई बोले तो उल्टा, सप्लाई बोले तो उल्टा। हम लोग चीज़ को क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? तो बाहर का पैसा अंदर आएगा। तो एक्सचेंज रेट बनता कैसे? तो
तो जो डॉलर का रेट है वो फिक्स कैसे होता है, जहाँ डिमांड और सप्लाई मिलता है वो एक्सचेंज रेट, डिमांड डाउनवर्ड सप्लाई अपवर्ड, डिमांड डाउनवर्ड सप्लाई अपवर्ड, तो जहाँ डिमांड और सप्लाई मिलता है, बोलो जहाँ डिमांड और सप्लाई मिलता ये हो गया एक्सचेंज रेट, ये क्या हो गया एक्सचेंज रेट, ये हो गया एक्सचेंज रेट। तो अभी आप लोग डिमांड में क्या लिखेंगे भाई मालूम है क्या, डिमांड में यही वाला पॉइंट लिखेंगे, ये पढ़ाया ना मैंने स्ट्रक्चर बैलेंस, ये इतने सारे पॉइंट है, 4 पॉइंट डाल दो, कितना पॉइंट डाल दो, 4 पॉइंट। ये हो गया तुम्हारा डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स इंपोर्ट कर रहे, सर्विस इंपोर्ट कर रहे, डोनेशन दे रहे, फॉर एफडीआई इंटरेस्ट लोन दे रहे, तो पैसा बाहर जा रहा है ना, डिमांड किधर जाएगा डाउनवर्ड, डायग्राम बना दिया। सप्लाई मतलब क्या हो रहा है, हम लोग माल बेच रहे तो बाहर का पैसा किधर आएगा, अंदर आएगा, इसको तो ये अच्छे से पढ़ा है, ये उठा के इधर डाल देगा, सप्लाई डायग्राम ऐसा बनेगा। फिर तेरा क्वेश्चन है ये फॉरेन एक्सचेंज डिटरमाइन, हाउ द रेट आर डिटरमाइंड वेयर, तो रेट कैसे मिलेगा, जहाँ डिमांड और सप्लाई मिलता है, जहाँ डिमांड और फिर ये थर्ड पेज पे बना देगा, थोड़ा वन वर्ड्स पे डाल देगा, डिमांड और सप्लाई मीट दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। हाँ 1 नंबर खत्म। ये कौन सा आंसर था, हाउ द फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड। अब एक क्वेश्चन इधर है बहुत मेन है, इंपॉर्टेंट है, परचेस पावर पैरिटी थ्योरी, बोलो परचेस पावर, उसको बोलेंगे पीपीपी थ्योरी, क्या बोलते हैं इसको, PPP मतलब करेंसी रेट कैसे बनती है, जैसे कि अभी डॉलर रेट 80 चल रहा है मान लो, तो 80 कैसे बनता है, तुमको एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि बाल्टी है, क्या ये बाल्टी। तो ये बाल्टी ना इंडिया में मान लो, ये बाल्टी इंडिया में 120 का है, कितना रुपए का, 120। और सेम बाल्टी अमेरिका में $3 का है, इंडिया में कितने का है 120, अमेरिका में 3, तो फिर उसको हिसाब लगाएगा ना तो 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40। मतलब $1 बोलो $1 कितने के बराबर है 40, तो इसको बोलते हैं परचेस पावर पैरिटी, क्या बोलते हैं इसको, परचेस पावर, इससे भाव निकाला जाता है एक्सचेंज रेट। तो ये गुस्ताव कासल ने दिया था 1960 में, व्हेन डोमेस्टिक करेंसी एक्सचेंज फॉर फॉरेन करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी को किसके साथ एक्सचेंज करते हैं, फॉरेन करेंसी। मान लो अब यही बास्केट जहाँ 120 का था वो 150 हो गया, कितना हो गया 150, तो, और अमेरिका में $3 गया, तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा मालूम है 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त, तो इसमें अमेरिकन करेंसी स्ट्रांग हो रही है, क्या हो रही है, अमेरिकन मान लें अब यही जो है ना 90 हो गया, कितना हो गया 90, कितना हो गया 90 हो गया, इंडिया में 90 हो गया, उधर कितना $3 है, तो 90 को 3 से क्या करेगा डिवाइड करेगा तो 30 हो जाएगा, मतलब $1 कितना के बराबर है 30 के बराबर, तो फिर इधर इंडियन करेंसी स्ट्रांग हो रही है, इस तरह तुमको घुमा के एग्जाम्पल बना देने का है। और परचेस पावर पैरिटी में आप लोग को लिमिटेशन भी डाल देने का, क्या डाल देने का, Limitation। तो जो परचेस पावर लिमिटेशन मतलब बुरा है, जो थ्योरी बना है वो नकली है, वो क्वालिटी को देखता नहीं, प्राइस को नहीं देखता है, डिमांड सप्लाई को इग्नोर करता है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करता है, ज़्यादा लोग फोकस प्राइस पे करते हैं, कोई भी प्राइस और एक्सचेंज रेट का रिलेशन नहीं है, नकली पॉइंट बता देने का तुमको, टेक्स्ट बुक में एकदम दिया एक लाइन डाल देने का, कितना ये इंट्रो हो जाएगा तुम्हारा, ये मस्त में एग्जाम्पल देने का मैंने वीडियो बना दिया, ये डाल देंगे लिमिटेशन है ना। तो परचेस पीपीपी थ्योरी क्या है, PPP। अब एक मेन आंसर है तुम्हारा, लास्ट आंसर है, अभी और बड़ा टेंशन मतलब लास्ट चैप्टर का लास्ट आंसर है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक किस तरह एक्सचेंज रेट में इंटरवेन करता है, अंदर दखल अंदर करता है, मतलब हाउ दी सेंट्रल बैंक इंटरवेन, आरबीआई क्या करता है, सेंट्रल बैंक एक्सचेंज रेट को किस तरह कंट्रोल करता है, तो एक ही है, इंडिया क्या सेंट्रल बैंक को आरबीआई बोलते हैं, अमेरिका के सेंट्रल बैंक को फेडरल बैंक बोलते हैं, इंग्लैंड के सेंट्रल बैंक को बैंक ऑफ इंग्लैंड बोलते हैं, चाइना को बैंक ऑफ चाइना, तो अभी अपन को अभी अपन इंडिया के सब जाएंगे तो आरबीआई, तो आरबीआई क्या सबसे सब बैंक का पप्पा है, उसको बोलेंगे अपेक्स बैंक, वो क्या करता है कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है, किसको, फॉरेक्स को, फॉरेक्स बोले तो फॉरेन करेंसी, फॉरेक्स बोले तो क्यों करता है, क्योंकि टू मेंटेन स्टेबिलिटी रुपीस और डॉलर को रोकने का, मतलब ताकि डॉलर ज़्यादा आगे नहीं भागे, दोनों को कंट्रोल करने के लिए, ओके, टू स्टॉप स्पेकुलेटिव मतलब भाव, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जैसे भाव गिरा ना इधर बाय करते बड़ा तो क्या करते बेचते, बाय और सेल जो रहता है ना स्पेकुलेटर, उसको रोकने के लिए आरबीआई एक एक्शन बना के रखता है ताकि ये सब ज़्यादा ना हो, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को जमा करता है, जितना जो कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है डॉलर जमा वो पावरफुल है, आरबीआई का काम है जमा करना। और फिर आरबीआई ये भी देखता है कि जो भी डोमेस्टिक कंपनी है, जो भी इंडिया में डोमेस्टिक कंपनी मतलब वड़ा पाव जो भी इंडियन प्रोडक्ट है उसको बढ़ावा देना है। तो आरबीआई किस तरह कंट्रोल करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, आरबीआई के पास पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब पावर, अथॉरिटी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो देखने वाला, अथॉरिटी मतलब पावर, तो आरबीआई के पास पावर है फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करना, क्योंकि बाप ही सब मैटर संभालेगा ना, बड़ा कमर्शियल बैंक नहीं संभालेगा, तुम्हारा घर का आजू बाजू वाला बैंक वो नहीं देखता है, आरबीआई देखता है। आरबीआई क्या करता है, लाइसेंस देता है, क्या देता है, जो बड़े बड़े डीलर उनको ऑथोराइज डीलर को लाइसेंस देता था कि तुम लोग की डील करो, कोई भी नतू वगैरह डील नहीं करेगा, ब्लैक मनी नहीं होना चाहिए इसमें। इश्यू ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन देगा, गाइड देगा, एक गाइडलाइन बना के देगा क्या करना है कैसे करना है। और फिर आरबीआई क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज को फिक्स करता है कि ये आज ये रेट चल रहा है, ये ऐसा रेट होएगा, इससे बढ़ेगा। और आरबीआई क्या करता है, फॉरेन एफडीआई को कंट्रोल करता है, अगर ज़्यादा बाहर का पैसा इंडिया में आ गया, देखो अगर कोई बाहर वाला तुम्हारे घर पे पैसा देगा तो राज भी करेगा ना, वो आगे बैठ के टीवी में सोफा पे बैठेगा, टीवी देखेगा, भाई मैं पैसा दे रहा हूँ, इसलिए एफडीआई को रोका जाता है कुछ हद तक, ताकि इंडिया अपना कंट्रोल मेंटेन रखे। और फॉरेन ट्रेवल जो बाहर से घूमने आते हैं उसको देखना, तो आरबीआई यही कोशिश करता है कि एक्सपोर्ट बढ़े, क्या बढ़े, और इंपोर्ट क्या हुए, कम होए। तो इस तरह आरबीआई इंटरवेन करता है, आंसर डाल देंगे। अब एक आंसर और है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्या है, फॉरेन एक्सचेंज, तो पहले इसका डीलर पढ़ा तो पार्टिसिपेंट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कौन कौन से खिलाड़ी बचा, रिटेलर है, कौन है, रिटेलर, जो लाखों
10 लाख में लेन देन करता है, होलसेलर जो करोड़ों में लेन देन करता है। मतलब आपके पास क्या है, रुपीस है, आपको डॉलर चाहिए, क्या चाहिए, तो कन्वर्ट कौन करेगा, रिटेलर करेगा ना, जो आजू बाजू में नहीं रहता, वो एक अड्डा रहता है, उनको वहाँ जाना पड़ता है। होलसेलर जो बल्क में डील करते हैं, और फिर कमर्शियल बैंक तो सब बैंकों का, अरे जब होलसेलर रिटेलर के पास इतना पैसा है तो कमर्शियल बैंक भी तो बैठा है भाई, फिर सब बैंक का पापा उसके पास तो ज़्यादा रहेगा ना, करेंसी होल्ड में रहेगा ना भाई, बल्क रहेगा ना, उसके बाद क्या रहेगा, पूरा मालूम है, ब्रह्मांड रहेगा। ओके, फिर ब्रोकर जो दो पार्टी को मिला था, बायर और सेलर को, स्पेकुलेटर जो मार्केट में क्या करता है, गिरता है तो खरीदता है, बढ़ता तो बेचता है, और एक होता है गवर्नमेंट भी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मेंटेन करता है। ये सब कौन है, खिलाड़ी, किधर के खिलाड़ी है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और फिर फॉरेन एक्सचेंज काम क्या करता है, क्लियरिंग फंक्शन क्या करता है, अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सम किया ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज, तो आपने माल बेचा तो बाहर से पैसा आएगा ना, ये सब हिसाब किताब करना। क्रेडिट फंक्शन, अगर लोन देने का है, तुमने माल एक्सपोर्ट किया, भी बना के नहीं चलेगा ना, हाँ चलेगा ना, एक्सप्लेन करा। और क्रेडिट फंक्शन मतलब उधार देना, लेटर ऑफ क्रेडिट, मतलब क्या है कि तुम किसी से इंपोर्ट कर रहे हो तो फिर लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक से बनेगा, तुमको उधार भी मिल जाएगा। हेजिंग फंक्शन, हेजिंग मतलब रिस्क कवर करना, क्या कवर करना, इसको बाद में देखेंगे, फिलहाल शॉर्ट में याद करो, रिस्क कवर करना। ओके, ये तुम्हारा आएगा फंक्शन। अभी दो चीज़ और पढ़ने का तुमको, स्पॉट रेट क्या पढ़ना है, स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट क्या पढ़ना है। फॉरवर्ड रेट, स्पॉट का मतलब होता है ऑन द स्पॉट, स्पॉट का मतलब क्या होता है, मतलब आज मैंने जो माल खरीदा और जो आज रेट चल रहा है डॉलर, तो आज के हिसाब से पे करूंगा। आज $80 चल रहा है तो 80 के हिसाब से पे किया, उसको बोलते हैं स्पॉट रेट। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड ऐसे नहीं है, मैंने आज माल खरीदा पर मैं पेमेंट कभी करूंगा, फ्यूचर में करूंगा, कभी करूंगा। मैंने आज खरीदा, आज रेट 80 था, कितना था, और फ्यूचर में मान लो रेट हो गया 90, तो मुझे 90 के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर फ्यूचर हो गया मान लो को 70 हो गया, तो मुझे 70 के हिसाब से देना पड़ेगा। इसको बोलेंगे फॉरवर्ड रेट। क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड रेट, प्री डिटरमाइंड प्राइस सेट होता है। ये स्पॉट बोला ऑन द स्पॉट, स्पॉट बोले तो ये दोनों शॉर्ट टर्म में आता है। किस में आता है, तुम्हारा शॉर्ट टर्म में आता है। अभी तुम्हारा मेन आंसर इधर और है, देखो अब ये दो आंसर इधर है। हाँ अभी देखो, फ्री ट्रेड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, एक फ्री ट्रेड होता है, एक प्रोटेक्शनिस्ट, इसको बोलते हैं कमर्शियल पॉलिसी। फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है मालूम है, तुमने अभी ट्रेडिंग ब्लॉक पढ़ा है ना, मैंने ट्रेडिंग ब्लॉक में क्या पता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन रहता है क्या, नहीं, पूरा सपोर्ट रहता है, फ्री में लेना देना रहता है, राइट। तो कंट्री कोई फ्री ट्रेड पॉलिसी फॉलो करता है, मतलब कोई रोक टोक रहता नहीं। इसका मतलब क्या होता है, उधर कोई टैरिफ नहीं रहेगा, ना कोटा रहेगा, नो रिस्ट्रिक्शन, नो, जैसे कि घर में कोई लड़का रहता है ना भाई, वो बिंदास घूमता है, किधर भी जा सकता है, आ सकता है, कोई रोक टोक रहता है क्या, नहीं, तो उसको बोलते हैं फ्री ट्रेड। इससे क्या आएगा, एक कंट्री दूसरे कंट्री में कंपटीशन रहेगा, टेक्नोलॉजी शेयर होएगा, प्राइस भी कम रहेगा, गवर्नमेंट इंटरफेयर करता नहीं, क्योंकि दोनों देश के बीच में समझौता रहता है, हम लोग लेन देन करेंगे, फ्रीडम रहेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, नो रिस्ट्रिक्शन को बोलते हैं फ्री ट्रेड। क्या बोलते हैं, फ्री ट्रेड। पर एग्जाम में अगर मान लो प्रोटेक्शनिस्ट आ गया, क्या आ गया, प्रोटेक्शनिस्ट का मतलब होता है रोक टोक लगाना, क्या लगाना है ना, तो रोक टोक में आप लोग, हाँ इसमें टैरिफ नॉन टैरिफ का पॉइंट घुसा सकते हैं, क्या चीज का, टैरिफ और नॉन, या फिर इसको नेगेटिव में डाल देना, इसको क्या डाल देना, नेगेटिव। एक को पढ़ना पड़ेगा आपको, एक को, हाँ। और एक बात बोली इधर, और इधर प्रोटेक्शन मतलब एक तरफ से लड़की हो गया, क्या हो गया, लड़की हो गई। अभी जैसे 6 बजे तो उसको बाहर जाने नहीं देंगे ना, घर पे बैठो पढ़ाई करो, पर लड़का कहता है बाहर घूमता है रात भर, वैसे लड़की को हम लोग केयर करते हैं, प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो वैसे किसको केयर करते हैं, वड़ा पाव को बचाते हैं, किसको बचाते हैं, पिज्जा बर्गर से, क्योंकि पिज्जा बर्गर आएगा, आने दो, उस पर टैक्स लगाएंगे, ड्यूटी लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, रोक लगाएंगे, लाइसेंस देंगे, है ना, इसको बोलेंगे तुम लोग प्रोटेक्शन। अब ये क्यों आंसर समझा तुमको, क्योंकि मैंने टैरिफ अच्छे से समझा, नॉन टैरिफ, है ना, ये दोनों में से एक आंसर आता है। अभी भाई सबसे मेन आंसर ये भाई, रिकॉर्डियन थ्योरी क्या है, हेक्सेरोलिन, है ना, बहुत खतरनाक आंसर, तुम लोग इसका वेट करते मालूम है। फिर फैक्टर अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, पहले ये पढ़ा था, फैक्टर अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड। देखो एग्जाम में ये आंसर आने वाला है, फैक्टर अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरा घर है, ये तुम्हारा घर है, मैंने अपने घर से एक कटोरा दिया और कटोरे में तुमको दाल दिया, क्या दिया, दाल, तुमने दाल खाया, फिर तुम तो फिर मेरे को भी कटोरा वापस करेगा ना, और तुमने मेरे को वही कटोरे में क्या दिया, चिकन दिया, क्या दिया, तो इसमें मेरा फायदा होगा ना, क्योंकि मैंने 10 रुपये की दाल दी, तुमने 60 रुपये का चिकन दिया, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड मेरा बेटर हुआ। तो इधर एक होता है इम्पोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट। कंट्री जितना एक्सपोर्ट करेगा उतना फायदा है, जितना इंपोर्ट करेगा उतना नुकसान है। तो कब फायदा कब नुकसान वो तुमको बताने का, ये तुम्हारा टॉपिक है, टर्म्स ऑफ ट्रेड या गेन फ्रॉम ट्रेड। एक ही पॉइंट से समझाता हूं, ध्यान देना। नेचर ऑफ गुड्स क्या दिया दोस्त, अगर कंट्री क्या कर रहा है मालूम है, क्या एक्सपोर्ट क्या कर रहा है मालूम है, अनाज एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या, एग्रीकल्चर गुड्स, और इंपोर्ट क्या कर रहा है मालूम है, टेक्नोलॉजी, जिसमें उस देश का घाटा रहेगा। क्योंकि इंडिया ने क्या किया है, जैसे कि मान लो, हाँ जैसे कि मान लो इंडिया ने क्या किया मालूम है, क्या एक ट्रक अनाज दिया और जापान से 10 कार लिया, क्या लिया, तो दोनों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया। इसमें जापान का फायदा ना, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी को क्या किया, इंपोर्ट किया, टेक्नोलॉजी को क्या किया, तो गलत हो रहा है, हाँ। तो इससे क्या आएगा, ट्रेड अनफेवरेबल होगा, क्या आएगा, अनफेवरेबल मतलब बेकार, उसका फेवरेबल होगा, अपना अनफेवरेबल होगा, वो बताने का। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, देश में अच्छा डेवलपमेंट है, देश में क्या अच्छा, तो अच्छा डेवलपमेंट रहेगा तो एक्सपोर्ट ज्यादा रहेगा, एक्सपोर्ट ज्यादा रहेगा तो ट्रेड क्या रहेगा, फेवरेबल रहेगा, ट्रेड क्या रहेगा, अगर कंट्री में डेवलपमेंट नहीं है तो एक्सपोर्ट कम होएगा, फिर ट्रेड कैसे रहेगा, अनफेवरेबल। फेवरेबल और अनफेवरेबल, अच्छा बुरा, ये वर्ड यूज करना है बार बार। टैरिफ पॉलिसी क्या है,
टैरिफ मतलब टैक्स लगाना। टैरिफ एंड कोटा ऑल्सो इन्फ्लुएंस द टर्म्स ऑफ ट्रेड। गवर्नमेंट कैन यूज टैरिफ एंड कोटा टू इंप्रूव इंपोर्ट द टर्म्स ऑफ ट्रेड। मतलब क्या करती है गवर्नमेंट इंपोर्ट को रोकने के लिए टैरिफ लगा दी। क्या लगा दी है? अभी सबसे मेन पॉइंट पॉपुलेशन। जितना पॉपुलेशन रहेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो भाई इंपोर्ट बढ़ेगा ना, तो इंपोर्ट बढ़ेगा तो फिर ट्रेड क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल। ट्रेड क्या हो जाएगा दोस्त? अनफेवरेबल है ना, क्योंकि नुकसान हो गया ना। साइज ऑफ कंट्री, अगर कंट्री बड़ी है तो डिमांड भी क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। तो कंट्री का साइज भी ज़्यादा रहेगा तो फिर ट्रेड क्या रहेगा? अनफेवरेबल। क्या रहेगा? एडवांस टेक्नोलॉजी। अगर अपनी कंट्री के पास टेक्नोलॉजी एडवांस है, क्या है, तो फिर अपना एक्सपोर्ट भी क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा रहेगा तो ट्रेड क्या रहेगा? फेवरेबल। डिमांड, अगर हम लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो इंपोर्ट भी ज़्यादा रहेगा, तो ट्रेड क्या रहेगा? एडवर्स। क्या रहेगा? एडवर्स मतलब बेकार, अनफेवरेबल। ये सप्लाई क्या है? इलस्ट्रेटेड सप्लाई, मतलब हम लोग सप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं। सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो जब एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो बाहर का पैसा अंदर आएगा, तो ट्रेड क्या रहेगा? फेवरेबल। ट्रेड क्या रहेगा? तो ये वाला आंसर था टर्म्स ऑफ ट्रेड। क्या था? टर्म्स एंड ट्रेड। अभी एक है टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। क्या है तुम्हारा? टाइप्स ऑफ ऐसा वाला आंसर है तुम्हारा, टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। ओके, ये देखो ये वाला आंसर है। इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो इसमें 3 है। बोलो, नेट बार्टर है, ग्रॉस बार्टर है और इनकम है। तो आपको क्या बताने का? टर्म्स ऑफ ट्रेड के लिए किसने दिया मालूम है क्या? ये बंदे का नाम है टाउजिंग, FW टाउजिंग ने दिया है। तो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में क्या आता है? कंट्री क्या करती है? प्राइस को देखती है। किसको? प्राइस। और ग्रॉस बार्टर में क्वांटिटी को देखती है। इधर किसको देखेगी? प्राइस। इधर किसको देखेगी? क्वांटिटी। तो इन लोगों ने एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट, क्या देखो, एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट, मतलब कंट्री ने 150 रुपये का एक्सपोर्ट किया, 100 रुपये का इंपोर्ट किया, तो इसको सॉल्व करेगा तो 50% आ रहा है। कितना आ रहा है? 50, मतलब कुछ तो परसेंट आ रहा है जो 100 से ज़्यादा है। 100 से तो इसको अच्छा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा और इंपोर्ट कम है। और फिर तुम लोग यही नंबर को उल्टा घुमा देने का, यही नंबर को, तो फिर दिखा देंगे ये एडवर्स हो गया। क्या हो गया? एडवर्स मतलब बेकार। तो नेट बार्टर में क्या देखा जाता है? प्राइस देखा जाता है। क्या देखा जाता है? दिखा है प्राइस। वर्ड याद रखो। क्या वर्ड याद रखो? प्राइस। सेम इसका उल्टा, जिधर प्राइस है उधर क्वांटिटी डाल देने का। जिधर प्राइस उधर क्या डाल देने का? क्वांटिटी। प्राइस की जगह पे क्या डाल देंगे? क्वांटिटी। तो ग्रॉस बार्टर में क्वांटिटी देखिए, अगर ज़्यादा क्वांटिटी इंपोर्ट किया और कम क्वांटिटी एक्सपोर्ट किया तो बेकार हो गया, और ज़्यादा क्वांटिटी और कम क्वांटिटी को इंपोर्ट किया, ज़्यादा क्वांटिटी को एक्सपोर्ट किया तो अच्छा हो गया। अच्छा को बोलेंगे फेवरेबल, बेकार को बोलेंगे एडवर्स। ग्रॉस। और इनकम में क्या देखेंगे? इनकम। क्या देखेंगे? कितना रुपया इनकम कमाया, कितना रुपया इनकम दिया, कितना कमाया, तो ये 2 देखेंगे ना आप लोग। कौन सा? ये 2। ये टॉपिक हो जाएगा। तो एग्जाम में 2 ही आता है। कितना आता है? 2 आता है, राइट। अब उसके बाद सबसे मेन आंसर तुम्हारा बचा भाई, देखो सबसे यही 2 आंसर बचा, एक रिकॉर्डियन बाबा, एक हेक्सचर बाबा। तो दोनों आंसर आएगा, तो इसका पहले पैटर्न कैसे लिखेंगे बना के दिया और समझा दो, टेंशन मत लो। पहले इंट्रोडक्शन लिखने का। क्या लिखने का? फिर अजम्पशन, ये याद करना है। फिर टेबल डायग्राम रहेगा इसका, फिर डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, फिर लिमिटेशन डालना है। तो जो रिकॉर्डियन बाबा है ना, वो कैसा मॉडल है? 2x2x1 मॉडल है। मतलब 2 कंट्री है, बोलो 2 कंट्री है, 2 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 2 कमोडिटी बोलेंगे, और एक फैक्टर। एक फैक्टर बोले तो लेबर, एक फैक्टर बोले तो लेबर। तो ये किसने बनाया है? डेविड रिकॉर्डियन ने। ये क्या बोलता है? हर देश के पास कुछ तो कुछ स्पेशल है, किसी के ना किसी के पास फायदा है, ऐसा कुछ बोला। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, पूरा याद रहेगा। अजम्पशन याद कर लो, देयर आर 2 कंट्री, 2 कमोडिटी, परफेक्ट कंपटीशन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लेबर में गिनते हैं। किस में गिनते हैं? इसमें लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई टेक्नोलॉजी चेंज नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, पूरा फ्री ट्रेड है। ये 4-5 कंडीशन याद किया। अब टेबल में देखो, इधर दिया वाइन, इधर दिया क्लॉथ, दारू और कपड़ा दिया, इंग्लैंड दिया, पोर्चुगल दिया। अभी वाइन को देखो ना, वाइन को देखो, इंग्लैंड 120 लेबर लेके बना रहा है, पोर्चुगल 80 लेबर बना रहा है। वाइन बनाने के लिए इंग्लैंड को कितना लेबर लग रहा है? 120, और इसको कितना लग रहा है? 80। तो कम किसने लिया? पोर्चुगल। तो वाइन में दोनों में बेस्ट कौन है? पोर्चुगल। वैसे क्लॉथ ले लो, इसको 100 लग रहा है, इसको 90 लग रहा है, तो फिर कम लेबर लेके कौन काम कर रहा है? पोर्चुगल। तो दोनों में कौन आगे है? पोर्चुगल, क्योंकि इसको खर्चा कम लग रहा है। अभी आप अपना ज़्यादा मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? हाँ, वो भी देखिए। अभी जैसे कि इंग्लैंड है, अभी इंग्लैंड को क्या बनाना चाहिए? वाइन बनाना चाहिए, क्लॉथ बनाना चाहिए? ध्यान से देखो, तो इंग्लैंड वाइन बनाने के 120 लेबर ले रहा है और क्लॉथ बनाने के लिए 100 लेबर ले रहा है। तो जहाँ कम लेबर कहाँ लग रहा है? क्लॉथ में। तो फिर इंग्लैंड को किस में फायदा उठाना चाहिए? क्लॉथ में, क्योंकि उसका कम खर्चे में काम हो रहा है। उसको ही थ्योरी बोलते हैं, है ना, कॉस्ट, डिफरेंस इन कॉस्ट। क्या बोलते हैं? और पोर्चुगल को क्या करना चाहिए मालूम है क्या? वाइन बनाना चाहिए। किसको कितना लग रहा है? इसको 80, ये ज़्यादा। तो इसको ऑनवर्ड्स में पूरा समझा देने का, कैलकुलेशन करके दिखा देने का है, और यही बताने का है कि पोर्चुगल को वाइन बनाना चाहिए और इंग्लैंड को क्या बनाना चाहिए? क्लॉथ बनाना चाहिए, क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट है। और ये 2x2x1 मॉडल क्या है? हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ होता है। देखो, इंडिया के पास अनाज है, गल्फ के पास तेल है, तो अगर इंडिया तेल को बनाने की कोशिश करेगा तो उसका खर्चा ज़्यादा होगा, और दुबई वाला सोचेगा मैं खेती बाड़ी करूँ, उसका उधर खर्चा ज़्यादा होगा। तो हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ कॉस्ट एडवांटेजेस है। ये आंसर हो गया तुम्हारा। कौन सा बाबा हो गया? रिकॉर्डियन। अभी हेक्सचर ओरियन क्या देखता है मालूम है? फैक्टर देखता है। क्या देखता है दोस्त? फैक्टर। मतलब चीज़ बनाने के लिए 2 चीज़ लगता है, चीज़ बनाने के लिए 2 लगता है, एक लेबर लगता है, बोलो क्या लगता है? लेबर, और एक कैपिटल। तो लेबर मतलब इंसान, कैपिटल बोलो तो पैसा। तो इंडिया कैसा है? लेबर टेक्नोलॉजी। इंडिया कैसा है? लेबर, क्योंकि इंडिया में सब लेबर से काम होता है। अमेरिका कैसा है? कैपिटल। तो ये कैसा मॉडल है? ये 2x2x2 मॉडल है। 2 कंट्री, बोलो 2 कंट्री, 2 कमोडिटी दो commodity, और 2 फैक्टर।
लेबर फैक्टर है और एक कैपिटल। तो इंट्रो डालने का, अजम्पशन सेम डाल देने का उसका, क्योंकि दोनों आंसर नहीं आला, दोनों में से एक आंसर आने वाला है। अजम्पशन सेम डालेंगे। अब इसका ये फैक्टर बताने का। तो एक कंट्री है जो वाई कमोडिटी बना रही है, जिसको 2 कैपिटल 2 लेबर लग रहा है, 2 कैपिटल 2 लेबर तो ये इसको डिवाइड किया तो बनाएगा। और एक एक्स है, इसको 1 कैपिटल लग रहा है, 4 लेबर लग रहा है, तो लेबर एक्स को ज़्यादा लग रहा है। और वापस से एक्स को क्या लग रहा है, 2 कैपिटल लग रहा है, तो एक्स कैपिटल इंटेंसिव क्या है। तो ये जो वाई है ना, सॉरी जो पहला कौन है, वाई, वो अमेरिका, क्योंकि कैपिटल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। और जो सेकंड वाला वो इंडिया, क्या है, वो लेबर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। क्या ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, लेबर। और कैपिटल कौन इस्तेमाल कर रहा है, अमेरिका। आपको ये पता है कि कौन सी कंट्री क्या ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तो 2 कंट्री है, 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनाने पर अलग अलग फैक्टर लेंगे। तो कोई कैपिटल इस्तेमाल कर रहा है, कोई लेबर इस्तेमाल कर रहा है। कैपिटल कौन इस्तेमाल कर रहा है, अमेरिका, और लेबर कौन इस्तेमाल कर रहा है, इंडिया। ऐसा करके तुमको समझा देने का था। ओके, फिर इंट्रो जैसे पहले वाला समझा वैसे इसमें ये मतलब इसमें मैंने शॉर्ट में ये बताया कि ये फैक्टर को दिख रहा है, 2 कंट्री 2 प्रोडक्ट 2 फैक्टर। फैक्टर कौन है, लेबर और कैपिटल। इसका भी पैटर्न ऐसे ही रहेगा। इस तरह तुम्हारा बोलते हैं ना 30 मिनट में पूरा आंसर ही करा दिया। बस इतना ही बोलने का था, अच्छे से पढ़ लेना। जितना करा वही एमपी है, अच्छे से ध्यान दो, हेडफोन बना दो, नोट्स में लिख लो, बस पेपर भर के आना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू एग्जाम।